As it relates to tweets on Rick Grenell's account, I'm not going to. I believe Ambassador Grenell probably has a better understanding today than he did previously of the current situations here. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. Yes, we have several active ideas on where to invest. In real estate, you will see, I believe, agreements in the next 10 days signed by us moving forward with several real estate projects, not just MOUs. I believe that we will have one of those signed, agreed to, and funding in the next 2 weeks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ़्त सामने आ रही है। अमरीका के अरबपति सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें हो रही हैं। वफ्द के सरबराह और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने आज इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से भी बातचीत की और सरमायाकारी और पाक अमरीका ताल्लुकात पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका सरमायाकार पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। जेंट्री बीच ने बाइडन इंतज़ामिया के नामुनासिब रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है। अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की गलत तस्वीर दिखाई गई। अब नए दौर का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान अमरीका की नई क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। एक सवाल के जवाब में जेंट्री बीच ने यह इंकशाफ किया कि रिचर्ड ग्रेनल ने उन्हें खुद बताया कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक डीप सीक AI वाली प्रेजेंटेशंस देकर उसे गुमराह किया गया। अब वो पाकिस्तान के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नाज़रीन, इस पेशरफ्त पर सेनेटर फैसल फावड़ा ने मज़ीद अच्छी खबरों का इंदिया दिया है और ये दावा किया है कि बैरून मुल्क से ठंडी और मुस्बत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तदा है। ये हवाएं अब चलती रहेंगी और तहरीक इंसाफ को उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। इसी से मुतालिक आज का पहला सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि आप इस मीटिंग में भी मौजूद थे। क्या एक तो थोड़ी डिटेल बता दीजिएगा मीटिंग के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने कहा जेंट्री बीच ने कि पाकिस्तानी क़यादत और ट्रंप इंतज़ामिया मुकम्मल आगाह है। जो बयानिया पाकिस्तान में मौजूद था और स्टिल है भी सही, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या आपको लगा कि जो सेनेटर फैसल फावड़ा भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी, तो क्या वाकई अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, हो रहा है? देखें, ना तो मैं हवाओं के रुख की बात करूँगा और ना मैं फैसल फावड़ा के बयान पे बात करूँगा। ये उनका नुक्ता नज़र है। हमारी जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और $1 बिलियन की कंपनी के ओनर बताए जा रहे हैं। हम उनसे मिलते हैं तो वो कोई अमरीकी इंतज़ामिया के नुमाइंदे के तौर पे तो नहीं आए हुए, यानी हम कहें कि जी उनका कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है या US एम्बेसी से ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये है, वो एक बिजनेसमैन के तौर पे आए हैं। उसी हैसियत में हमसे बात हुई है और एक दो सवालों के जवाबों में उन्होंने ये कही बात कि ये मैं अपनी हैसियत में बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो बातें आपने सुनवाई उनकी और कही, ये सारी बातें उन्होंने कही और दिल, वो कहते हैं ना, दिल गार्डन हो गया कि इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट, कान सुन के भी खुश हो जाता है कि रस घोल दे। लेकिन ये बात उनसे पूछी गई कि ये इन्वेस्टमेंट हम बहुत अरसे से अरब ममालिक से भी सुन रहे थे और MOU से आगे बात नहीं बनती, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हूँ सिर्फ माहिदे करके काम करने वाला। ये मेरा विजिट है दूसरा। मैं 10-15 दिन पहले भी आया था और अगले 2 हफ्तों में मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा, माहिदे करूँगा और हमने काम शुरू कर देना है। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो कहते हैं कि ऑफ शोर उसमें हम अपनी 3D टेक्नोलॉजी लाएंगे। वो अरबों डॉलर की मशीनरी है कि आप मिनरल्स को ढूंढते हैं जिसके ज़रिए, तो पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता खुद से अपने वसाइल से ला के, अगर ये बात दुरुस्त है। फिर वो कहते हैं रियल स्टेट में हम ऐसी बनाएंगे कि 30-30 मंजिला इमारतें 30 दिन में बन जाएंगी और एक बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी अच्छे अंदाज से लाएंगे जो अर्दवान यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, और वो कर रहे हैं किसमें कि जी टनल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर वो सारी चीज़ें लाएंगे और हम पाकिस्तान के अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं। इंडिया के हवाले से बात हुई, उनका पाकिस्तान का और इंडिया का कोई आपस में यूँ नहीं है कि अमेरिका उनके साथ भी है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने 80,000 लोगों की कुर्बानियों की भी बात की कि पाकिस्तान को मिसअंडरस्टूड किया गया और वहाँ पे परसेप्शन बड़ी गलत बनी। और गरनैल पे भी उन्होंने बात की कि उनको डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया। मतलब सारी बातें उन्होंने कही। सच्ची बात यह है कि अगर जो बातें वो कह रहे हैं इसके 10% भी वो
शुरू कर दें काम, तो हमारा तो अच्छा भला भला हो जाएगा। इस वक्त तो गपशप है और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशगुमानी वाली गपशप है, उसे मैं ज़ीरो भी नहीं कह सकता और मैं हीरो भी नहीं बना सकता कि जब तक अमली तौर पे हम देख न लें कि वहाँ से कोई रुपया आ रहा है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है उसके ऊपर बंदा बात करता है कि हाँ जी ये आ चुकी है और पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। तो हमें अगले 2-3 हफ्ते में, एक तो इनकी जो साहब आए हुए हैं गुफ्तगू उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से की, सवालों के जवाब भी बड़े दिए और वो बिल्कुल कह रहे थे कि बाइडेन इंतज़ामिया ने डिसग्रेसफुल रवैया रखा पाकिस्तान के साथ, जिस तरह वो छोड़ के भागे अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान को भी ख़राब किया, सारी चीज़ों को मानते हुए। बहरहाल वक्त ही बताएगा कि वो बातें कितनी दुरुस्त कर रहे हैं और अमल कितना करते हैं। जी अयाज साहब, वो क्या आप बता रही थी, जेंट्री बीच शायद नाम है। जी उर्दू से मैं जंतरी पढ़ रहा हूँ। बहरहाल अच्छी है, बात है कि जी चले वो अरबों डॉलर की बात तो एटलीस्ट कर रहे हैं, वो जो कानों में रस घुलती हैं ये चीज़ें, बड़ी अच्छी बात है कि दूसरा दौरा है, हमें तो पहले का पता ही नहीं चला, अब दूसरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पिछले में कोई ऐसी पेशरफ्त ज़रूर हुई कि उसके बाद उनको ज़ाहिर है मीडिया के लोगों को भी वहाँ उनसे बात करने से कहा गया और वो सबसे अच्छा ये हुआ कि वो कोई ऐसा जवाब वहाँ से नहीं आया उनकी तरफ से कि जो हमें शायद नागवार गुजरता। जवाब भी ऐसे है कि जो बिल्कुल ठीक है, हम सुनना चाह रहे थे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो क्लैरिटी से एक चीज़ तो है कि वो कोई ऑफिशियल ये डेलीगेशन नहीं है यूएस गवर्नमेंट का, ना उनका ट्रंप इंतज़ामिया का। वो एक बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि जी हम चूँकि बहुत बड़ी बिजनेस हमारी कंपनी है, उन्होंने रिचर्ड गर्नेल की तारीफ भी की कि जी उन्होंने वो भी बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। बाकी जो हुआ तो यकीनन जो चीज़ें इस वक्त तक सामने आई हैं, पीटीआई वाले मायूस तो ज़रूर हुए होंगे कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थीं और वो लग उसको उस वक्त ये रहा था कि जी वो शायद ट्रंप ने रोक दिया है जो नॉमिनेट किए हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, गवर्नमेंट ओथ नहीं ले लेती, वो कोई नहीं करेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि चूँकि उन्हें समझ आ गई कि उन्हें डीप फेक की वजह से ये हुआ सारा उनके साथ मामला, इसलिए वो उन्होंने उसके बाद डिलीट कर दिए वो ट्वीट। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशकुन बात है, उन्हें यकीनन इस पर खुश भी होना चाहिए। और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी वो चली है वो मुलाकात की वीडियो, वो बहुत खुश भी नज़र आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन बात वही है कि हम वो कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इस तरह के ऐलानात वादे हमने बड़े सुने हैं बेशुमार दफ़ा, और स्पेशली जब फैसल वावडा साहब किसी चीज़ को उठाना शुरू कर देना तो मैं वैसे ही मशकूक हो जाता हूँ। वो जब कहते हैं ना कि अरबों डॉलर आ गए, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इमरान खान की कैबिनेट में भी थे, तब भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और लग रहा होता था कि बस ये साहिल समंदर पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उठा के लानी है सिर्फ, और उसके बाद रेल पेल हो जानी है इस मुल्क में। इतना कुछ आ गया, जहाज़ों से पाकिस्तान में उतर चुका है, तो अब भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे उनकी बातें 200% सच्ची हो जाए। ये जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो, मेरी चीफ मिनिस्टर कहती हैं उनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना घर हो, तो ये ख्वाहिशें तो बड़ी मिल रही हैं। तो अल्लाह करे कि इस पे अमल दरामद भी शुरू हो जाए और हम इतना खुशहाली का दौर देखना शुरू कर दें कि ये कमाल हो जाए इस मुल्क के साथ। एक तरफ ऑफिशियल अगर अमेरिका की बात करें तो वो एड पे पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट बिजनेसमैन आए वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, और वो ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि जी वो ट्रंप इंतज़ामिया और ये मौजूदा जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, क्योंकि दोनों बिजनेस माइंडेड हैं, इसलिए बहुत इनकी कुर्बतें भी हैं, एक जैसे हैं। और हमें तो लगता था कि बाइडेन इंतज़ामिया से हमारी गवर्नमेंट बड़ी खुश थी, क्योंकि वो तो जो ये चाह रहे थे उसके मुताबिक वो बिहेव कर रही थी गवर्नमेंट। अब उनके मुंह से पता चला है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की, तो हम तो मतलब ये मेरे लिए अलबत्ता ये एक इंकशाफ जरूर है कि मैं तो यही समझ रहा था कि वो उनसे अच्छी इंतजामिया कौन सी हो सकती है, क्योंकि वो साजिद तारड़ साहब भी जब आए थे
तो वो यही लग रहा था कि शायद ट्रंप इंतजामिया अच्छी नहीं होगी हमारे मुल्क के लिए। तो इनकी जो बातें हैं वो सुन के तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि ट्रंप इंतजामिया भी बाइडन इंतजामिया जैसी होगी, लेकिन अच्छी वाली होगी। वो बाइडन इंतजामिया की तरह पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं करेगी। तो और क्या चाहिए, इस पे तो मेरे ख्याल मिठाई बनती है। सही जी फैसल साहब, मिठाई बनती है और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर जाहिर है पहले भी पीटीआई इसी तरह से ख़बरों से, ट्वीट से, किसी के बयान से ही उनको उम्मीदें थी और ट्रंप कार्ड को लेकर वो बात करते थे। लेकिन जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मायूसी ही होगी ट्रंप कार्ड को लेकर, तो आपको क्या लगता है? मिठाई हैं, हर बात पे मिठाई खाएं, रोज़ाना मिठाई की खबरें आती हैं हमारे पास। तो मिठाई खाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मिठाई खाने वाले ममालिक में जो है वो शुमार होता है इस खत्ते में, बर्रे सगीर के खत्ते में। डायबिटीज सबसे ज़्यादा। तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है। शुगर के मरीज भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, शायद इसी वजह से हो गए, इन्हीं खबरों की वजह से मिठाई खा खा के जो है ना। वैसे तो मीठी खबरें भी शुगर कर देती हैं। बस बहरहाल ये कि यही बात है कि ये जिस तरह की खबर आई है, अल्लाह करे खबर ना हो। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई किसी जाविये से भी तनकीद का पहलू नहीं निकलता। बात शर्त है कि वाकई इन्वेस्टमेंट आ रही हो। हम तो बहरहाल ये वादे सुनते आए, हुक्मरानों की तरफ से वादे सुनते आए। इमरान खान के दौर में भी जो है वो सऊदी अरब के हुक्मरानों ने वादा किया था, उस वक्त भी उस मिठाई खाई थी लोगों ने, उस वक्त से खाए चले जा रहे हैं मिठाइयाँ। तो ये अब अमरीकी सरमायाकार आ गए, ये भी अच्छी बात है कि जो है वो इतनी इन्होंने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की यकीन जानी कराई है। हुकूमत जिस तरह के इन लोगों को मौके फराम कर रही है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें, तो वो नज़र नहीं आ रहा इस वक्त कि पाकिस्तानी इन्वेस्टरों ने जो नए सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है पैदा हुई। पाकिस्तान के कितने सरमायाकार जो हैं कहीं बाहर तो नहीं चले गए, या पाकिस्तान के सरमायाकारों को बाहर की तरफ तरगीब नहीं दी जा रही। तो अगर बाहर के सरमायाकार भी इन हालात में आ रहे हैं, जब पाकिस्तानी सरमायाकार नहीं, तो पाकिस्तानी सरमायाकार, इस पे तो मिठाई बनती है फिर फैसल साहब, इस पे मिठाई बनती है बेयकीनी की फिजा में। जब पाकिस्तान के सरमायाकार, ये हम भी यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे हैं कि पाकिस्तानी सरमायाकार बाहर जा रहे हैं, तो ये तो मिठाई वाली बात है कि अमेरिका के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। देखिए, ये अगर वाकई ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये बिलाशुबा और बिला मुबालगा एक बहुत बड़ी बात है पूरी कौम के लिए। ये 24 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर जितनी इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की है, इसका ये 50% या 25% भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काबिल सत्ताइश बात है। बात शर्तें ये इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन अब तक की जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हम अब तक माजी देखते हुए आए, हमारे पास MOU के लिए जो है ना पूरी जो है ना क्या करें, कई एकड़ MOU निकाले तो कई एकड़ की जगह पे वो भर चुके हैं। आगे बात जो है ना वो नहीं जाती, कि उससे आगे चीज़ें जो है ना वो नहीं होती हैं। अगर ये वाकई जेन्युइन आए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखना ये कि इनकी एग्जीक्यूशन जो है कितने अरसे में जो है ना वो शुरू हो जाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में तेज़ी से आ जाएगी। अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इससे पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी हौसला अफजाई भी होगी और दुनिया के दीगर ममालिक के लोगों के लिए भी हौसला अफजाई होगी कि भाई पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारों के लिए जो है एक महफूज जगह है, वहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा है, वहाँ की हुकूमत भी जो है मौके फराम करती है, उनको वेलकम करती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इस बात से जुड़ी हुई है कि ये वाकई इन्वेस्टमेंट कर दें, जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं। अभी आज की जो सूरत हाल है, अगर आप जब ये कोई बात करता है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं, तो फिर लोगों के जहन इसको तस्लीम नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि माजी में जो हालात वाक़ियात हुए, जो प्रैक्टिस रही है, तो लोग बोलते हैं माजी में भी इस तरह के ऐलानात हुए, फिर ऐलान हो गया। तो हम इस ऐलान की हद तक से बात अगर आगे बढ़ेगी तो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इसको सब लोगों को चाहिए इसको वेलकम करें। सही जी, नवीद साहब। अच्छा दुआ, मुझे तो सबसे पहले आपके इंट्रो से इख्तिलाफ है। आपने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। मुझे नहीं पता कि एक बिजनेसमैन आ रहे हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कैसी पेशरफ्त होगी। सर एक इन्वेस्टर आया वो जो उन्होंने एक रिचर्ड ग्रैनल की बात की, उस पर भी जाहिर है एक उन्होंने इंकशाफ ही किया, क्योंकि पहले उनकी ट्वीट को भी लेकर एक बड़ा तूफान मचा हुआ था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ बात को ला रहा हूँ कि
एक तो ये कि वो एक पर्सनल कैपेसिटी में एक इन्वेस्टर आए हैं जो कि जिन्होंने यहाँ जो है वो कमिटमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। एक तो वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ओहदा उनके पास नहीं है, वो कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो ऑफिशियल नहीं है कि वो यहाँ आके और दूसरी चीज़ ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी अभी पॉलिसीज ही नहीं जो है वो जाहिर की हैं। आप देखें अभी उन्होंने जो है वो जितनी भी उनकी फॉरेन एड थी उन सब पे 90 दिन के लिए उन्होंने जो है उसको रोक दिया है। कुछ एग्जाम्पशन दी हैं, जैसे वो इजिप्ट, मिस्र और इजराइल की एग्जाम्पशन थी, और आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको भी एग्जाम्पशन दी है। पाकिस्तान में तकरीबन दर्जनों जो है वो अमरीकी यूएसएड और दीगर अमरीकी एजेंसियों की तरफ से जो एग्रीकल्चर में, जो आपके इकोनॉमी साइड पे, जो आपके डेमोक्रेसी साइड पे, जो आपके एग्रीकल्चर साइड पे, एनर्जी साइड पे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो तो रुक गए ना, क्योंकि एड तो उन्होंने क्रॉस द बोर्ड सारी बंद कर दी, तो कुछ एग्जाम्पशन दे के। तो ये कहना कि जी ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी और वो, तो ये मेरे ख्याल में एक गलत एनालिसिस होगा, ये ठीक बात नहीं है। वो एक पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं, उन्होंने जो है वो अब आके यहाँ इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। अल्लाह करे ये इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए। लेकिन माजी में जैसे खान साहब ने भी कहा और इन्होंने भी, फैसल ने भी बात की कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माजी में भी हुई हैं। देखिए ना, वो CPEC भी हुआ था उस वक्त, गेम चेंजर और पता नहीं क्या क्या, जितने एडजेक्टिव्स डिक्शनरी में मौजूद थे सारे उसके लिए हमने इस्तेमाल कर लिए थे। लेकिन वो क्या हुआ, फिर स्लो हो गया, फिर क्या हुआ, अभी जो है दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पूरी होगी तो ही कोई चीज़ सामने आएगी। दूसरी बात ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी होगी, देखिए रियलिस्टिकली सोचें, जो साहब उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे ना, उनका नाम है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। मार्को रूबियो के उठा के आप उनके बयानात देख लें। मार्को रूबियो जो है वो एंटायरली फिक्सेटेड हैं चाइना के ऊपर। मार्को रूबियो जो है वो बहुत जो है कट्टर वो इजराइल के हामी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि फ़लस्तीन खुदा ने जो है वो इजराइल को दिया है। वो कट्टर जो है वो एंटी ईरान है, और वो जो है पाकिस्तान को जब वो देखेंगे तो आप देखें उनका चश्मा क्या होगा। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल में इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ एक फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं। ट्रंप को तो छोड़ें, एकदम से कैसे आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देखें कि 4 साल में जो वो सदर रहे, पाकिस्तान में किसके साथ उन्होंने फ़ोन तक पे बात की है। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंटनी ब्लिंकन, वो इस रीजन में आते रहे, इंडिया आते रहे, उन्होंने कोई एक घंटे के लिए भी पाकिस्तान में स्टॉप ओवर किया है। तो आपको रियलिस्टिकली सोचना है कि आपकी रेलेवेंस इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगी, आपने रेलेवेंस बनानी है। देखिए, आप अगर एक ठीक इदराक नहीं करेंगे, एनालिसिस एक ठीक नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको पॉलिसी बनाने में मुश्किल होगी। इस तरह के यानी एक सेल्फ डिसेप्शन का शिकार होके कि जी एकदम से जी वो बड़ी पेशरफ्त और ये डिसेप्टिव चीजें हैं कि जी हम खुद अपने आप को खुश कर रहे हैं। तो इदराक करें कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपकी रेलेवेंस नहीं है। वो रेलेवेंस किस तरह से बनानी है, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपकी रेलेवेंस नहीं थी, एक बड़ा जो है सबड्यूड सा रिलेशनशिप हमारा उनके साथ रहा। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मार्को रूबियो की जैसे मैंने बात की कि वो इतने कटर एंटी चाइना हैं कि उनके ऊपर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा रखी हैं। तो वो देखेंगे पाकिस्तान को चाइना की ऐनक से, वो देखेंगे पाकिस्तान को इंडिया की ऐनक से। आप देखें इंडिया की तरफ मार्को रूबियो ने जुलाई में जो है उन्होंने एक कांग्रेस में कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें यह था कि जी इंडिया को भी वो स्टेटस दिया जाए
जो अमेरिका के दूसरे बड़े एलाय हैं, जिनमें जापान है, साउथ कोरिया है और जो है आपका, तो इंडिया का वो कह रहे थे कि जी इनको वो वाला स्टेटस दे, और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई मसाइल क्रिएट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इमदाद की पाबंदियां लगा दी जाएं। तो रियलिस्टिक एनालिसिस ये होना चाहिए। उन्होंने वो आए, उन्होंने एक पर्सनल कैपेसिटी में एक दौरा किया, उन्होंने कमिटमेंट की कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वो करेंगे। और जैसे फैसल ने बात की कि आप उठा के जरा पिछले 2 सालों के फिगर्स उठा के देख लें, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो है डाटा उठा के देख लें कि कितने पाकिस्तानी वहां जाके जो है ना यहाँ से वहां चले गए हैं। तो वो पाकिस्तानी अपने जो हैं वो भाग रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये बाहर के इन्वेस्टर जो है वो आए, तो इनको पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन के साथ गड़बड़ करना मेरे ख्याल में ये लेकिन ये उनकी जो स्टेटमेंट थी ना, वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है नवीद साहब, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट थी, जाहिर है सवाल स्टेटमेंट पर बनता है। आप खुद देखें, उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, अमेरिकी अवाम को पाकिस्तान की गलत तस्वीर दिखाई गई। अब नए दौर का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं, जी मैं भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ, हम भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं कैपेसिटी में। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो हम भी नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के लिए आया है, एक बंदा बिजनेस के लिए यहाँ आया और उससे पॉलिटिकल सवालात, तो ये मेरे ख्याल में जो ठीक है, बिल्कुल मैंने यही अर्ज किया कि हम स्टेटमेंट पे ही बात कर रहे हैं जी, स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं जी। फैसल साहब आप बात करनी है आपकी जहाज। अच्छा जी फैसल साहब आप कर लें, फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाती हूं। रिचर्ड की ट्वीट के हवाले से कल काफ़ी शोर मचा हुआ है कि रिचर्ड ने अपनी जो है ना वो ट्वीट डिलीट कर दी है। रिचर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक कुछ है ना वो लगाई हुई है, इसको क्या कहते हैं, एक एसओपी लगाई हुई है या पर्सनल सेटिंग की हुई है कि उसकी 45 दिन के बाद पुरानी ट्वीट खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। ओहो। तो 11 दिसंबर के बाद उसने पाकिस्तान के हवाले से जो ट्वीट की थी सारी की सारी मौजूद है। तो कल जिन लोगों ने जल्दबाजी में मिठाई खा ली है तो वो थोड़ा सा गुरेजी करें। अच्छा जी आमिर साहब मिठाई वापस करनी, मिठाई वापस। असल में ना स्पोक्स पर्सन सारे बन गए खुद ब खुद। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये असूल है। मैं जिस ब्रीफिंग में गया, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि उनका ट्रंप इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं, उनका अमेरिकी सिफारत खाने से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं। अच्छा, आप पर्सनल कैपेसिटी में आए या किस में, सवाल किसने क्या करना ये तो उसकी मर्जी है ना, जर्नलिस्ट की। उसको आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ये सवाल क्यों पूछा और ये नहीं पूछना चाहिए था। ये तो सवाल करने वाले की मर्जी, और जवाब देने वाला ये कह सकता है कि मैं आपको जवाब नहीं देता। तो यहाँ पे तो ये अजीब बात शुरू होगी ना, वो किसने कहा है? ना हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया कि ये अमेरिकी इंतजामिया के नुमाइंदे आए, ना मैंने बात कही मिलने के बाद। अब बंदा लिया करे, हर बात अपने ऊपर ना नहीं नवीद साहब, मैंने भी आपके ऊपर नहीं की बात, मैंने भी अपने ऊपर नहीं की बात। नहीं, आप तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि जी किसने तर्जुमान बन गए और पता नहीं क्या क्या बातें। आपने अपनी बात कर ली, मैंने अपनी बात कर ली, आप अभी अपनी बात करें प्लीज। एक मिनट दुआ, मुझे बात करनी है। जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपने नवीद साहब ये कहा कि उनसे सियासी सवालात क्यों किए गए, मैंने उसका जवाब दिया है कि ये सवाल करने वाले की मर्जी और जवाब देने वाले की अपनी मर्जी। अगर किया तो इसको आप अपने ऊपर ना लेना। चले ठीक है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं नवीद साहब, बता रहे हैं कि हर साफी की अपनी मर्जी है, वो पॉलिटिकली क्वेश्चन करें। बैठे थे, आपने अगर सवाल आपसे कहा गया, हाँ ठीक है जी, ठीक है, बात खत्म करते हैं। नवीद साहब एक सवाल अंग्रेजी च करना सी यार, तो तुसी मजीद मुश्किल पाई जा रहे हो साढ़े लिए। चले जी इलियास साहब। इलियास साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, पाक अमेरिका ताल्लुकात में कितनी बड़ी पेशरफ्त है? नहीं ये इस तरह तो आप इलियास साहब से मुझे मिठाई खाई है? नहीं मिठाई बिल्कुल नहीं खाई, अच्छी बात है। अब नवीद साहब ने जो डेफिनेशन दी है ना, मुझे ये कहते हुए भी मैं सोच रही हूँ अच्छा पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त कहना भी है कि नहीं। देखिए इस तरह के बिजनेसमैन हमारे चैम्बर्स में डेलीगेशंस वगैरह आते रहते हैं और आके मिलते रहते हैं, उनके ताल्लुकात भी होते हैं। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर से मिले, एक अच्छे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी मिल सकते थे। तो ज़ाहिर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनका पॉलिटिकल कोई ऐसा है नहीं है कि उनका ताल्लुक है, तो ना हमें इतनी उनसे करनी चाहिए। जब तक MOU साइन नहीं होते और उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो इन्वेस्टमेंट लेके आना जिस तरह है, उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, ज़ाहिर है उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं जिस तरह बिल्डिंग की डेवलपमेंट्स वगैरह के कामों के लिए। तो जाहिर है हमें टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो हमें उनसे एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए
कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें करना चाहिए, बजाय कि हम इस तरह मामलात में पड़ें। और ये जो जिस तरह कहा जाता है, ये तो रोज़ इस तरह की ना कई लोग आते हैं, जो FPCCI में भी होती हैं, दूसरे चैम्बर्स में भी मीटिंग्स होती हैं, तो ये इस मीटिंग्स में अगर उस तरह की बातें की, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं है, एक तो यहाँ से आके मसला हो जाता है, जो उम्मीदें लगा लेते हैं हम लोग, इस तरह की कोई नहीं, जैसा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, उम्मीद नहीं है बिल्कुल। इसको इसको खुश आमदीद कहना चाहिए, ऐसे लोगों को इनकी बातें सुननी चाहिए। जाहिर है उनसे जब क्वेश्चन किया गया, उनकी हर एक बंदे की अपनी एक राय है, उसने उस राय अपनी बताई है, और गवर्नमेंट ने भी अच्छा किया, गवर्नमेंट ने उनको एक अच्छा दिया कि जी वेलकम किया, ताकि वो आके इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम उसको साथ में पॉलिटिकल ताल्लुकात जो उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, उस मसले को खराब करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकली ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ का सरमायाकार यहाँ आकर क्या करेगा? सियासत के बगैर खेल नहीं हो सकता। यहाँ आप मतलब कमाल कर रहे हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? सियासत के बगैर नहीं, वो सबसे पहले वो आके देखेगा इस तरह के पॉलिटिकल हालात कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, उसने वही चीज़ें देखनी, उसने अथेंटिक करना है। प्राइम मिनिस्टर से अथेंटिक कोई है ही नहीं चीज़ ज़्यादा, तो प्राइम मिनिस्टर से या उनकी कैबिनेट के मेंबर से मिलेंगे तो उनसे ज़्यादा उनको इत्मीनान होगा, वो लोग मुतमिन होंगे तो इधर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हम उनसे उस तरह के क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे कि जी बाइडेन इंतजामिया ने ये किया, वो इस तरह, वो भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं ना, सवाल तो बनता है। उन्होंने किया, उन्होंने भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट। वो यहाँ आकर किसी बिजनेस कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, फिर था नहीं, हमारी बिजनेस इधर सेफ रहे। अगर बिजनेसमैन से मिलेगा तो सबसे आसान होता है प्राइम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से। अगर हमारे बिजनेसमैन से मिलेगा तो वो वाला बिजनेसमैन होगा जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट उधर लेके जाना चाहता है। अक्सर आप देखेंगे कि वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए, आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, इस तरह की। अगर यहाँ ये बातें की जाती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स जो हैं इधर आ रहे हैं, उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पॉलिटिकल बातों को, इन बातों को इस तरह नहीं लेना चाहिए, इन बातों को इस तरह बढ़ाना नहीं चाहिए, ना करना चाहिए। हमें ज़्यादातर ये फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान इन बिजनेसमैन को क्या रिलीफ देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। सारा कसूर जाहिद का है, वो सुन रहे हैं। फैसल साहब जी क्विकली फैसल साहब एक बात, ये इतने अमेरिका के अजीम जो सरमायाकार पाकिस्तान में आए और इन्होंने जो कहा है कि हम 30 दिन में 30 मंजिला इमारत बना देंगे, तो हमें इनसे कम से कम ये तो पूछ लेना चाहिए अमेरिका में ऐसी कोई बिल्डिंग है जो 30 दिन में बन गई हो 30 मंजिला? मैंने गूगल किया, गूगल पे ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं आ रही। नहीं, पाकिस्तान की पहली 2 हफ्ते बाद आएंगे, आप पूछ लीजिएगा, आपको बना दी जाएगी। चलें अभी क्विकली ब्रेक, वापस आ रहे हैं। दूसरा सवाल, सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया है जी, क्या हुकूमत पीका एक्ट के जरिए मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आइन को इस वक्त जो एक खतरा है, मैं समझता हूँ मुकम्मल उसकी तहलील हमारे सामने है। कोई भी आईनी हक, हमारा हक आवाज बुलंद करने का, आपने देखा पीका के साथ क्या हुआ है। सहाफती बरादरी इस वक्त मुजरिम बन चुकी है। आपकी किसी भी गुफ्तगू पर आपको मातूब किया जा सकता है, आपके खिलाफ मुकदमे बन सकते हैं। जो हमारा आईनी हक है इकट्ठे खड़ा होने का, वो हक भी जो है हमसे छीन लिया गया है। इकट्ठे खड़े होने पर भी मुकदमा बनता है। हमारा हक है सड़क पे चलना, आर्टिकल 15 आइन का हमें यह हक देता है, वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब हमने मिल बैठकर इस मुल्क में, मैं समझता हूँ, आईनी अख्तार के अहया की बात करनी है। आइन को हमने बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। नाज़रीन, अपोजिशन और सहाफ़ियों की शदीद मुखालफत तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। अब ये बिल कानून बन गया और नाफिज भी हो गया। इससे पहले आज ये भी खबरें आई कि सदर ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करने की हिदायत की, ताहम बाद उन्होंने तमाम एतराज़ात को नज़रअंदाज किया, बिल की तौसीक कर दी और अब पीका एक्ट के मुताबिक सियासतदान सरकारी ओहदेदार से मुतल्लिक सवाल उठाने पर भी 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना हो सकता है होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के सिवा किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इस मुतनाज़ एक्ट पर अपोजिशन सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, इसे किसी सूरत कबूल ना करने का ऐलान करें। और आज इस मुतनाज़ एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है और ये इस्तदा की गई है कि ये तरमीमी एक्ट गैर आइनी है, आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, इसे कल अदम करार। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये कानून बन चुका है, क्या हुकूमत पीका एक्ट के ज़रिए मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगी?
सबसे पहले तो सदर आसिफ जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने घंटे उन्होंने दस्तखत करने में लगा दिए, वरना आपको याद है ना 26वीं आईनी तरमीम इधर से पास होती थी और भी इस तरह की चीज़ें उधर वो बैठे होते थे, सदर साहब इंतजार में पहुंचती थी, दस्तखत कर देते थे। इसीलिए गालिबन वो किसी को कोई गलत फहमी भी पैदा होगी कि वो कोई मुशावरत चाह रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले भी ये उनके कुछ सेनेटर्स भी ये फैला रहे थे कि जी अभी तो ये कानून बन गया लेकिन मुशावरत के बाद इसमें तरामीम कर ली जाएंगी। पॉसिबल है सदर साहब ने कहा हो कि यार वो बात कर लें, उनसे मुशावरत कर लें, और फिर उन्हें आगे बता दिया गया हो कि जी मुशावरत आप समझे कि हो गई, आप छोड़ें, आप दस्तखत करें। और सदर साहब ने वो अपने कामते हाथों के साथ और पता नहीं दिल पे जबर रख के उन्होंने कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आज़ादी इजहार के लिए मरी जाती है और हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा भी था कि हम इसमें जर्नलिस्टों के साथ हैं। इससे बड़ी मुनाफकत और नहीं हो सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है आपकी पॉलिटिकल मूव्स होती हैं, लेकिन इसको मैं पॉलिटिकल मूव नहीं कह सकता मुनाफकत के सिवा। आप क्लैरिटी से बात करें कि नहीं जी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये बिल आ रहा है, इसको कानून बनाना है और हम इसमें साथ देंगे, मतलब हमारे साथ आप खड़े होके हमदर्दी का इजहार ना करें। हम वो पहले भी कहा, वो तो खैर चैलेंज खुद कर दिया एक जर्नलिस्ट ने, ये जो लाहौर हाईकोर्ट वाला है, हम इसको लेके जाएंगे, चैलेंज करेंगे बाकायदा, इसलिए किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते होते थे ना, वो कुछ अर्सा पहले कहते थे कि वकील ना करो, जज कर लो। अल्लाह करे कि अब हमें अदालतों से भी कहीं इंसाफ मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जज कर लिए हुए हैं। ओके जी, आमिर साहब। बड़ी मज़े की सिचुएशन है ये कि एक तरफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये खुशखबरी सुनाते हैं और बयान भी जारी करते हैं कि जरदारी साहब से फजलुर रहमान साहब की बात हो गई और वो चंद दिन डिले करेंगे। खबर भी चल गई, तो शुक्र है कि ये खबर पहले चल गई, वरना फेक न्यूज़ वाले में आ जाती ये खबर खुद भी कि जनाब आपने कैसे दे दी, क्योंकि उसके बाद साइन हुआ। मतलब मैं आगाह कर रहा हूँ कि इसमें तो हम बच गए। अब मुताला पाकिस्तान को भी चेक करना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा सब चीज़ों में, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल अब मेरी तो ये तजवीज़ होगी, क्योंकि साफ़ती तंजीमें दायरा है, बड़ी तंजीमें हैं उसमें, चाहे वो APNS हो, PBA हो, CPNE हो, जिसके मदारुल महाम अयाज खान साहब हैं, और बाकी जो उसमें डायरेक्टर्स एसोसिएशन में भी हैं अयाज खान साहब, सारी टोपियाँ उनके सर हैं। तो ये इन लोगों को जो आज नाम लगा रहे हैं ना, क्योंकि कल तो ये खुद ला रहे थे, आर्डिनेंस उड़ाया था PTI का अतर मिनल्ला साहब ने, तो अली जफ़र साहब, सलमान अकरम राजा साहब समेत जितने वकला बात कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा, तो इन सब को बांधा जाए इस तरह के जी ये हमारी तजावीज़ हैं और आप केस करें। ये जल्दी में केस करके केस खराब नहीं होना चाहिए, चाहे 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं। प्रॉपर केस हाई कोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि 5 हाई कोर्ट्स में आप कर सकते हैं, सारे पाकिस्तान में लागू हुआ है। लेकिन वो चूंकि बताना पड़ता है कि जी आपने कहीं और तो नहीं केस किया हुआ सेम, जो मतलब टेक्निकल टर्म समझ आ रही है हमें। तो ये बात जैसे हाई कोर्ट में हो गया, हमने भी खबर दे दी, लाहौर हाई कोर्ट में हो गया, जरा संजीदगी के साथ तय करके होना चाहिए कि हर माजा गामा इसमें ना घुस जाए, बल्कि साफ्ती तंजीमों को बाकायदा एक प्लान करके अपनी तजावीज़ लानी चाहिए कि जी ये वो चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि ये गलत है, और उसको प्रॉपर तशहीर करनी चाहिए। ये जो हर बंदा उठ के खड़ा हो जाता है कि जी मैं तरमीम चैलेंज कर रहा हूं, उससे केस खराब होगा। केस होना चाहिए कि जी बिल्कुल ये चीजें हम नहीं मानते, फेक न्यूज के ऊपर डेफिनेशन भी आए, लेकिन फेक न्यूज के खिलाफ कानून होना चाहिए। मैं इस पे वो अर्ज कर दूं कि वो इसीलिए डिले किया जा रहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इसको चैलेंज होना है। असल मसला इस मुल्क में बदुआ खबर का नहीं है, सवाल का है। कि सवाल ना पूछें आप जो हमें नागवार गुजरे। चलें क्विकली हम इससे पहले कोई सवाल पूछ ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी सवाल पे हम नवीद साहब, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है अब ये कानून बन गया, मुतनाज़िम पीका एक्ट, हुकूमत अपने मकासद हासिल कर सकेगी? मकासद क्या है? मकासद तो यही है ना कि आप किसी को बात ना करने दें। मकासद तो यही है कि आप कोई, वो जो एयाज साहब कह रहे हैं कि सवाल ना पूछे, तो ये मकासद तो हुकूमत ने वैसे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हासिल किए हुए, तो किए हुए उसने मकासद। अब मसला ये है कि ये पूरी हुकूमत फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत वो लोगों से कह रही है कि आपने जो है ना वो झूठ नहीं बोलना। अब इस पर आप क्या मकसद मकासद हो सकते हैं इस हुकूमत के और क्या हासिल करना? अब ये हुकूमत कह रही है कि आपने झूठ नहीं बोलना,
तो बस ठीक है, वो ताकत का ही कानून है ना, बुनियादी तौर पे ये पीका एक्ट क्या है, ताकत का ही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। तो बहरहाल एहतियात ही करें, जब आप लड़ नहीं सकते तो बेहतर यही होता है कमज़ोर आदमी के लिए वो एहतियात ही करें। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि झूठ नहीं बोलना उस पर सजा होगी, झूठ से पाक मुआशरा 47 पे बनी हुई हुकूमत है ना। अगर आपने मौजूदा हुकूमत को ये बोल दे कि आप मेरिट पे जीते हैं और क्या कहते हैं 100% जो है वो जेन्युइन इलेक्शन जीते हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे? तो फिर आपको पकड़े जाना चाहिए ना, उस पर तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए ना, जिस हुकूमत को जो बोले कि आप फॉर्म 47 पे नहीं, तो आप पकड़ तो फिर आपकी होनी चाहिए। अब यही पकड़ आपकी, अब यही तो रोला है कि ये फेक न्यूज का डिसाइड इन्होंने करना है। अभी मसला है पता ही है, जो नागवार झूठ का तयन करेगा कौन? झूठ का तयन होना भी है ना, कमेटी बनेगी जो तय करेगी इसमें झूठ कौन है और सच कौन है। वो झूठे फॉर्म्स में बनने वाले करेंगे ये तयन। जी नवीद साहब, नवीद साहब अच्छा दुआ देखें, मेरे ख्याल में इस मुल्क में अब आप हमारे सवाल पे नहीं सवाल उठा सकते। नहीं, मैं सवाल पे सवाल नहीं उठाऊंगा कि इस मुल्क में जमहूरियत पे और जमहूरी अक़दार पे और जमहूरी इदारों के ऊपर जो तनज़्ज़ुली देखें, पीटीआई के दौर में हमने एक हाइब्रिड रिजीम देखी, हमने तरक्की की, यानी तनज़्ज़ुली इसको कंसिडर करें कि हमने तरक्की की, हम अथॉरिटेरियन रिजीम में आए, और अब मेरे ख्याल में जो 2024 का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आएगा ना, तो हम मेरे ख्याल में डिफेक्टो डिक्टेटोरियल रिजीम में चले गए होंगे। कि आप देखें जो मकासद थे वो तो इन्होंने हासिल कर लिए। कैसे हासिल कर लिए कि रियासत के 3 सतून है, तीनों पे कब्जा हो गया। आपने इलेक्शन के जरिए आके पार्लियामान पे कब्जा कर लिया, जैसे फैसल ने कहा कि 47 की गवर्नमेंट बना के आपने पार्लियामान पे कब्जा कर लिया। इंतजामिया तो ऑलरेडी आपके पास है। फिर 26th अमेंडमेंट ला के आपने अदलिया पे कब्जा कर लिया। एक इदारा बचा था, एक चौथा सतून रियासत का बचा था, जो था मीडिया के, जिसने इनके ऊपर चेक रखनी है। तो अब ये सारा टेक ओवर तो इन्होंने किया हुआ था, तो ये एक मीडिया रह गया था कि जी ये आवाज उठाएगा तो इसकी भी जुबानबंदी कर दो कि ये आवाज ना उठाए, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर तो कब्जा हमारा है, इन सारी चीजों को तो टेक ओवर हमने कर लिया। तो वो जो डिफेक्टो एक जो लोग लाए थे इनको, जो ये गवर्नमेंट जो मैंडेट जिन्होंने इनको दिया था, ये तो एक अरसा दराज से मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश थी कि सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। आप देखें ना अदलिया का क्या हाल कर दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जजेस आपस में दस्तो गरेबां हैं, यानी ये क्या अपने मुल्क को क्या बना दिया। और अब जो है ऊपर से आप मीडिया के ऊपर ला के आप जो है हमारी जुबान बंद करें कि जी आप बात नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं उठाएंगे। हम जो कुछ भी करें, हम अदलिया में करें, हम पार्लियामान में करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी करें, आपने बात नहीं उठानी। मेरा नुमाइंदा है, मेरे वोटों से गया है और वो मुझे जवाब दे नहीं है, मैं उसको सवाल उठाऊं तो फेक न्यूज और जो है ना वो अतक इज्जत में वो मुझे उठा के कोर्ट कचहरी में घसीटना शुरू कर दे। ठीक है, तो मकासद मेरे ख्याल में वो जो टेक ओवर था, जी डिफेक्टो डिक्टेटोरियल टेक ओवर था, वो टेक ओवर कंप्लीट हो गया और स्पीकर की अमेंडमेंट आने के बाद। ठीक है जी इलियास साहब, देखिए उन्होंने अपना एक एजेंडा था, गवर्नमेंट ने कर लिया उसके, तो जाहिर है अब कोई बोलेगा नहीं, जितनी बड़ी सजाएं और जुर्माने रख दी हैं। नहीं आपका ख्याल है को बोलेगा नहीं? इलियास साहब इस तरह ना करें, क्यों नहीं बोलेगा? उन्होंने बोलने जुर्माने वगैरह हम बोलेंगे नहीं, एहतजाज भी करेंगे, हम गलत थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे सही अपने हक के लिए बोलेंगे। हम तो पहले भी बोलेंगे ताकि उसके राइट के लिए, और ऐसे ही ताकि वो चाह रहे हैं कि दुबाना तो चाह रहे हैं, उन्होंने तो अपना कर लिया, उस पर दस्तखत हो गए, जैसे आज कहा गया, सबको बताया कि जी नहीं होगा, लेकिन दस्तखत कर दिए। अब बोलने पर यानी कि उन्होंने अपने तो ऊपर लगा दी कि जनाब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी ऊपर एक्ट आ गया है और उस पर अमेंडमेंट, इतनी सजाएं, इतने जुर्माने इतने बड़े रखे हैं, जुर्माने देख के बंदा हैरान होता है। तो पार्लियामेंटेरियन पर भी तो रखे ना कि वो जिस तरह की हरकतें करते हैं उन पर भी तो होना चाहिए कि वो इधर से मुंतखब होकर तो जाके जो हरकतें अंदर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं,
हम तो फिर बड़े महज़ब तरीके से बड़े बड़े अदब के साथ बातचीत करते हैं, बड़े अदब से क्वेश्चन करते हैं। वैसे भी आप सच्ची खबर देते हैं, आपको नहीं डरना चाहिए। तो इसमें कौन सी जो सच्ची खबर होगी इनको तो डरना चाहिए, झूठ बोलने वाले को नहीं डरना। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, डरना चाहिए अपने डिफेंस में, यानी सच से डरना चाहिए। सबसे अपनी जो खबर देंगे जो जिस पर ऑथेंटिक होगी तो उस पर क्या करेंगे। कुछ सच्ची खबरें दुआ भिजवाई जाती हैं, वो चलाने पे भी बाद में आप पकड़े जाएंगे। आपने चलाई क्यों? वो बहुत बड़ी खबरें होती है जो सच्ची खबरें भिजवाई जाती है। चलें जी, इसी सच के साथ ये तो फैसला आपने करना है। ये भी सही बात है। सारे सेहरे आज आमिर साहब ने अयाज साहब के सर रख दिए हैं। अयाज साहब आप मुश्किल में हैं। मैं मुश्किल में रहना पसंद करूंगा। चलें जी, आप उठाना शुरू करें। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया आज के एक्सपर्ट से, इतना ही। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।